BSc overall is far more unstructured, far more unregulated as compared to a DNS. अब मजे की बात है, उस पोजीशन में जीपीएस सिग्नल नहीं आ रही तो मैं फोन भी नहीं कर सकता किसी को। तो अब मैं बाइक लेके खड़ा हुआ हूँ, शेल्फ में लग रही है, इतने में 2 लड़के 3 लड़के पीछे खड़े हुए, तो इट वाज नॉट इजी कि मेरा कैंसर या मेरी कीमो आराम से हो गई। ओके, सो थैंक्स अरुण, ये टाइम निकाल करके देने के लिए, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम मिला आपको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, और मैंने बहुत फोर्सफुली 2 दिन तक मैं पीछे बढ़ा रहा कि मुझे टाइम चाहिए था, बिकॉज एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब मैं लास्ट टाइम मिला था तब से, लेकिन मतलब मेरे मन में संकोच बहुत ज़्यादा था कि मैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। तो फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि हम पॉडकास्ट करेंगे। अब ये पॉडकास्ट में वैसे हमने 2-3 वीडियोस और भी किए हुए हैं पहले, ठीक है। तो ये पॉडकास्ट में मैं कुछ अलग चीजें आपसे पूछूंगा, और जो आपके रीसेंट एक्सपीरियंसेस है उस पर ज्यादा फोकस करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज पुरानी वाली में फिर से पूछूंगा, आपने मर्चेंट नेवी जब ज्वाइन किया था तो आपने एक अलग कोर्स किया था जिसका नाम HND था। बिल्कुल, थोड़ी सी उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत पूछते रहते हैं उसके बारे में। HND के बारे में मैं एक ही इन्फॉर्मेशन दूंगा कि HND को भूल जाओ। अच्छा। ठीक है ना, HND वर्ड को भूल जाओ, इज द ओनली इन्फॉर्मेशन यू नीड टू नो अबाउट HND. Okay. There is nothing good, there is nothing fruitful for today's DNA age for Indian candidates, which is going to come out of HND. And why so? Reason being, you're not sponsored. You're not part of the clan. You're not doing something which is now required by the industry standards. So HND के लिए एक ही चीज याद रखनी है कि HND के बारे में आपको कुछ नहीं पता होना चाहिए। तो फिर क्या सजेस्ट करोगे अभी आप, अभी जो बंदा एंटर करने वाला है मर्चेंट नेवी में, व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर हिम? IMUCT सो, IMUCT खाओ, IMUCT नो, DNS and BSc जो सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है आपसे। HND के बाद जो दूसरा वर्ड आपको भूल जाना चाहिए लाइफ में, अगर आप डेक कैडेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो है BSc। ओके। Until unless आप किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट कर रहे हैं और आप उसी पर्टिकुलर कंपनी में जा सकते हैं बिकॉज वो BSc के थ्रू ही रिक्रूट कर रही है, से लाइक मस्क। देयर इज, एंड दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट समथिंग अबव और बियॉन्ड, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हिच इज अ बेटर फिट विद रिगार्ड्स टू बीइंग देयर अर्ली एंड व्हाट इज मोस्ट सूटेड। सी, 2 लड़के एक साथ दौड़ रहे हैं, एक 100 मीटर्स दौड़ता है, एक मैराथन दौड़ रहा है, दोनों की रनिंग पैटर्न अलग है, दोनों का रिक्वायरमेंट अलग है, डिलीवरी अलग है। BSc नॉटिकल साइंस के जो रिक्वायरमेंट्स हैं, दे आर नॉट बेस्ट सूटेड फॉर प्रेजेंट। अब आप देख लो ना, आउट ऑफ से लाइक 10 कंपनीज, हाउ मेनी आर पिकिंग अप कैंडिडेट्स थ्रू DNS? 8 एग्जैक्टली, एंड द अदर्स आर डूइंग इट मे बी आउट ऑफ देयर इवन BSc भी जितने कॉलेजेस में उनका प्लेसमेंट केवल तोलानी को अगर छोड़ दिया जाए तो कोई नहीं बोल सकता कि 100% प्लेसमेंट भी है। सी, व्हाट डज BSc gets you extra which is not being provided to you in DNS? Ask yourself this question. 1 year of pre-C, then you are on board, you are earning, you complete your C time 18 months, understand that's extra, maybe 6 months, 7 months. Most of the companies will, and you can never time and complete your C time on a given day. कि नहीं 12 महीने मतलब 12 महीने एक दिन पे मैं उतर गया। You do 18 months of your C time, then you come back, you do your exams, writtens, orals. BSc आपको भी मिलती है। अच्छा, ये जो आइडिया है कि BSc करने वालों का जो COC का एग्जाम है बहुत आराम से निकल जाता है, 1 go में निकल जाता है। Numbers, let's talk numbers. कुछ डेटा है? नहीं, आई डोंट हैव एनी डेटा। लाइक मैं तोलानी वाले स्टूडेंट्स के साथ में मिलता हूं तो दे आर सेइंग कि it's a word of mouth. But I would seriously ask you, you conduct this survey and you would not find much of a difference between the 2 exams, and I am not talking just domestically. In how many other countries do we have BSc? If it is such a successful course and it has got such a, you know, huge merit to it, why is it that UK, the godfather of shipping, they are not into BSc? How many European countries are having BSc nautical science as a course? Okay, like I'm not aware of it. Seriously, I'm not aware of it either. I'm pitching it as a question. Oh. So that means this course is either not existent or it's not that successful. Of course, logically see the reason is 3 साल का आपका BSc है, आपने 3 साल कॉलेज में पढ़ाई करी। If you can join on a different rank designation, see, earlier there were no written exams. Why do you think that a written exam came as a mandate? They realized that what the course is supposed to deliver. See, every course is good, every training is good. The thing is, how much are you going to retain of that training? Exactly. Can you today give me 10 BSc candidates, those who will understand the Colrex better than a DNS candidate? No. Majority of them are not going to understand it better. And even if you do understand and you present this level of understanding, on board a ship, you are governed by the requirements of the industry, requirements of your SMS.
and you cannot be offered anything, what I'll otherwise give it to a DNS candidate. Most of the time, you will not be responsible to lead a team. You will be a part of the team as a learner. So even though you understand maybe better, if I assume you understand better, you will not be able to take command and make the best of that knowledge. You may present certain understanding or certain concepts, provided you have been diligent enough better. But I don't see for that I need to invest first 3 years in college. Imagine अब तक DNS candidate वापस आके अपना एग्जाम कर रहा होगा, पैसा कमा रहा होगा, which is the first thing. Exactly. Exam clear करके you are ending up at the same spot with the same degree. I don't see any merit. There is no merit in the sure job of having a BSc Nautical Science. So on my personal note, I don't see much merits through BSc, and I would say DNS is a better suited course. But if you don't have an option, and BSc is, and reason, and second point before I forget, and please do include that in the video. Sure. You see the number of candidates which are looking for a job who have done BSc. It's a very unstructured, very unregulated course. Yes. I think last time offing they have done a survey. 70% log, 70% or 60% are candidates who have completed their BSc and they've got there are no sponsors for BSc. Yes, exactly. And tomorrow when you complete your BSc and you are a non-sponsored cadet and you have a 1-year-old DNS cadet who's not sponsored, he has got 2 years extra in hand as compared to you. So BSc overall is far more unstructured, far more unregulated as compared to a DNS course. बहुत सारे बच्चे एक्चुअली ये डाउट मेरे पास लेकर के आते हैं, उनका सबका डाउट ही क्लियर हो गया होगा कि सर हम IMU कैंपस से BSc कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. इवन ये डेटा DGS पे भी अवेलेबल है कि किसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड कितना है. कई लोग तो अपना सबमिट भी नहीं करते, तो मैं सजेस्ट ही नहीं करता कि आप ऐसी जगह पर जाओ. नहीं, अगर आप BSc करना चाहते हैं, आप अपने आप से पूछे मैं क्यों करना चाहता हूँ. जस्ट बिकॉज ऑफ डिग्री. पर मैं हवाई जहाज लेना चाहता हूँ, लेकिन क्या करूंगा उसका. मैं तो बगल में ही जा रहा हूँ. मतलब BSc लेके क्या, मतलब BSc मतलब उनके पेरेंट का माइंडसेट है कि बस डिग्री होनी चाहिए. The parents are not going to live your life, right? Yes, exactly. It is your onus. The parents are doing their due diligence. They are coming from a setup. अब AI आ चुका है. Your parents will not be the most acquainted people with AI, right? Exactly. It is your judgment call. So when I say I want to do engineering, I have a road map in my mind. ठीक है, मैं डॉक्टर बनने के बाद इसमें स्पेशलाइज करूंगा, फिर मैं यहाँ से मतलब मैं कह रहा हूँ मेरे को BSc की डिग्री मिल जाएगी. अब आप इनसे पूछोगे BSc की डिग्री लेने के बाद आप क्या करोगे. हाँ, वो then what are you going to do? मतलब BSc की डिग्री लेके क्या करना है. या तो ये होता है कि मैं BSc की डिग्री लेके एक रिसर्च फैसिलिटी में चला जाऊंगा. तुरंत ask them what is the route map once you get this degree. आई थिंक उनके दिमाग में ये चीज होती है कि मुझे ग्रेजुएशन मिल जाएगी. हालांकि वो DNS से भी मिल रही है, बट DNS में नाम होता है डिप्लोमा. हाँ, तो उनके दिमाग में होता है, तो मुझे बताना पड़ता है. यार ये तो वाली बात हो गई ना कि आप कबूतर है, आपने आग बंद कर लिया, आप बोले नहीं मुझे BSc मिल रही है पर इसको तो DNS मिलेगा. तो हाउ कैन यू बी सो इग्नोरेंट इन अ करियर जहां आप स्टेप करते हो, ये नहीं आप अपने कोर्सेज के बारे में नहीं जानते. हैव यू सीन एन इंजीनियर और अ किड हु इज प्रिपेयरिंग फॉर इंजीनियरिंग जिसको ये ना पता हो IIT और से लाइक दूसरा कौन सा है, पहले तो रुड़की अलग होता था, से लाइक बिट्स ले लो. बिट्स प्लानी में और IIT में क्या डिफरेंस है. नहीं मैं कर लूंगा. You have not seen this kind of a lack of situational awareness in any other profession because majority of the time we join, we hit the ground running और जैसे जैसे हम चल रहे होते हैं आगे वैसे वैसे हम हटा के देख रहे होते हैं भाई कहाँ पहुंच गए. अच्छा यहाँ पहुंच गए. मतलब मैप नहीं है, चले जा रहे हैं और फिर कोशिश सोच रहे हैं कि चलो कहीं ना कहीं तो निकलेंगे. ये आज की जनरेशन की प्रॉब्लम है, आपको नहीं. मेरे टाइम पे मेरी प्रॉब्लम है. ये इस करियर का इनहेरेंट DNA स्ट्रक्चर है. अच्छा. मेरे टाइम पे भी यही था और जब तक DNS और BSc रहेगी ये क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा और कितना भी आंसर कर लो. BS and remember a DNS candidate is never justifying himself that why have I done DNS. A BSc candidate is always trying to prove that his merit of the course, but there can be certain merits in terms of what exposure you get to education. I'm not trying to supplement the part of what education brings to the table, but if you are not able to put that skill set to use and make money out of it or make something out of it, then that skill set is useless. प्रोफेशनल कोर्स है और अगर उससे नहीं बन रहा है, मनी नहीं बन रहा है. मैं क्रिकेटर हूं और मैं बेस्ट क्रिकेटर हूं, मैं डेक कैडेट में ज्वाइन कर रहा हूं, तो उसका क्या मतलब मैं यूटिलाइज कर सकता हूं. एग्जैक्टली. सो योर स्किल सेट मस्ट डिलीवर यू प्रोफेशनली इमीडिएटली. ओके, नाउ चलो ठीक है, ये तो स्टूडेंट्स के लिए हमने काफी सारा इन्फॉर्मेशन अभी आगे भी कलेक्ट करेंगे हम बहुत सारा कुछ, बट नाउ आई एम कमिंग टू योर पर्सनल लाइफ. ओके, ठीक है. सो जब लास्ट टाइम हम मिले थे, सुनील वाज हियर. एट दैट टाइम योर लास्ट कीमो वाज देयर. या ये जो चीज हुआ
हाँ। और ये जो फेज निकला, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो फेज कैसा निकला था, बट yeah, we met आपने that वो during फेज that. हाँ. कैसे फेस किया था? आई आई एक्चुअली क्या, मैं अब ये भी बता देता हूँ इसके पीछे का आइडिया क्या है। हाँ. बहुत सारे लोग अलग अलग लोगों को देखते हैं आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे। वो अंकित भैयानपुरिया फेमस है, यूएस यूके में जाओगे तो वहाँ वो एक डेविड गॉगिंस बहुत फेमस है, बट एक्चुअली जो रियल लाइफ हीरोज है वो अभी भी शांत बैठे हुए हैं। दे आर नॉट टेलिंग देयर स्टोरी। आई वांट टू टेल यू योर स्टोरी। Okay. पहले I used to really share all my struggles, so-called Yeah. struggles. They were not Yes, yes. struggles. I won't call them struggles. Yeah. But जो भी था, मतलब मैं वही बता सकता हूँ जो मैंने फेस करा है. तो Exactly. मेरी जो ग्रेडेशन होगी पेन की, वो उसी हिसाब से होगी जितना पेन मैंने फेस करा होगा लाइफ में, राइट? Exactly. सो मेरे लिए 10 can be very different from your 10. Yes. So I used to share these kind of things quite a lot on Instagram and personally also. पर मेरे एक बहुत अच्छे कुलीग ने, कैप्टन निनाद दल भी हैं, हांगकांग में मेरे साथ ही काम करते हैं, ही इज आल्सो एन ऑपरेशन मैनेजर. उसने बहुत अच्छी बात बोली कि यार लाइफ में स्ट्रगल सबके होते हैं, कोई लोग शेयर करते हैं और कोई लोग नहीं करते हैं. Exactly. तो वो बात मेरे को उसकी बहुत पसंद आई. तो और उसी टाइम पे मैं शायद उसको कुछ कंसर्निंग बता रहा था. तो दैट वाज द टाइम आई थॉट कि हाँ लाइफ में तो इसके भी बहुत स्ट्रगल है. बट ही नेवर शेयर सो मच एंड ही जस्ट, सो देयर इज नो हार्म इन शेयरिंग, बट कुछ चीजें आपको एंड्योर करनी पड़ेंगी. सो व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड. सो जब ये कीमो हुआ, इसमें ऑप्शन क्या है मेरे पास? मींस इट इज नॉट समथिंग वेयर आई हैव एन ऑप्शन other than the option to look for survival. Basically I'm trying to fight for my survival. So ये ऐसा नहीं है कि जो चीज मैंने अपने आप को प्रूव करने के लिए ली कि see I will run through cancer. ये मेरा चॉइस नहीं था. आने के बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं था. And if I don't try to stay positive or survive or run through it, it will be over for me. बट बहुत लोग जो होते हैं इस ड्यूरेशन में टूट जाते हैं. लाइक मैंने मेरी फैमिली में भी मैंने देखा है. एंड बड़े लोगों की तो बात करना बहुत दूर की बात है. मैं देखता हूँ कि मैं अपने ही छोटे छोटे स्ट्रगल्स में कई बार मुझे मतलब बहुत फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीजें होती है. बट वो जब मैं मिला था आपसे उस टाइम पे मैंने देखा था कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं था. फ्रस्ट्रेशन मुझे दिख ही नहीं रहा था. मुझे एक फाइटर बंदा दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि अगर मैं आपकी जगह पर होता तो शायद मैं अलग ही फेज में होता. मुझे एक बंदा दिख रहा था जो फाइट कर रहा था, बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहा था, मतलब फुल स्ट्रेंथ के साथ. वो कैसे जनरेट हुआ? वो मैं मतलब वो आप बताओ कि आपका क्या जर्नी था या क्या स्टोरी था और कैसे फाइट किया वो? पॉजिटिव नहीं था. ये था कि लाइफ हेड अप. मींस जब मैं यहाँ पर आया, व्हेन आई केम फॉर माय वेकेशन, व्हेन आई गॉट डायग्नोस्ड, तो लाइफ एक सर्टेन पेस पे चल रही थी, इंडिया में भी, हांगकांग में भी. तो वो एपोकलिप्स वाला हो गया कि जो सामान जहाँ रखा था वहीं छूट गया. सो ऑल थ्रू दिस टाइम आई वाज जस्ट ट्राइंग टू मेक श्योर दैट आई गेट बैक टू द सेम स्पॉट वेयर आई हैव लेफ्ट, in terms of appearance, in terms of physical shape, physical condition. उस टाइम पे इतना तो ये दिमाग में नहीं था कि I won't be able to see my family, I won't be able, because इतना मौत एक ऐसी चीज है जो फैक्ट भी है, बट आपको भी एंड्योर नहीं करना चाहते. तो ये तो नहीं सोचा था कि मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा. डर रहता था दिमाग में कि what if I don't make it, but at the same time एक अच्छा स्टेट ऑफ माइंड, एक पॉजिटिविटी थी. रीजन बीइंग आई वाज जस्ट ट्राइंग टू, मीन्स दिमाग में था कि आई हैव टू गो बैक टू द सेम टाइम. मीन्स मेरे को तो वहीं जाना है ना, मेरे को तो उसी पजल का पीस बन के फिट होना है ना. सो उसी चीज को मैं बस विजुअलाइज कर रहा था कि अगर ये खत्म हो जाए, ये ट्रीटमेंट मेरा प्रोटोकॉल खत्म हो जाए, तो मैं फिर चालू करूँ अपना. तो एक रोड मैप था दिमाग में कि ये खत्म हो तो देन आई विल स्टार्ट, आई वुड ट्राई टू कम अप इन बेटर, लाइक इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंडीशन, प्रोफेशनल कमिटमेंट्स. तो ये था कि उसी पजल को उसी तरीके से जाके फिट करना है, उसी में उसको जाके बैठना है. तो इसको खत्म करना पड़ेगा. फॉर मी टू बिगिन, दिस मस्ट एंड. That is again like you are telling it in a very simple way. But again मेरे लिए एक इशू अभी भी मेरे लिए ये है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, दे आर लाइक के मुझे ये कैंसर हो गया है, अब तो सब खत्म, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता. एक फेज आता है ना माइंड में कि यार ये, और उसी टाइम आपको फादरहुड भी मिल रहा है. वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहा था. वो सारी चीजें जो स्ट्रेस क्रिएट तो कर रही होंगी, बट आप कैसे हैंडल कर रहे थे उस चीज को? लाइक मुझे वो चाहिए कि आप हैंडल कैसे कर रहे थे. टू एक्सप्लेन दिस, देयर इज अ सेइंग, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर. आप क्या देखना चाहते हैं आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है, ठीक है ना. वो एक हिंदी में भी कहावत है, आप जैसा जग वैसा. तो आप अपनी लाइफ में आप क्या चीजों को देख के क्या वेटेज देना चाहते हो, दैट विल डिसाइड
your run. That will decide your attitude. That will also decide your thought process. So when you ask God, God give me strength, give me patience, give me virtues, make me tough. तो वो कोई मैजिक पिल नहीं देने वाला आपको कि ये गोली खा ले बेटा इसका तू टफ हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा. When you say God make me patience, but God will give you those situations where you can prove your mental that you are strong, you have patience, and if you can in those situations represent that element of your personality, then you are there, right? But most of us want that virtue, but not those situations where that virtue may be required. Exactly. So we want the strength, but we don't want to get in a fight. We want to be patient, but we don't want to be in a situation where patience will be required. तब हम फट पड़ेंगे. So if God has given me a situation, मेरे को लगा कि this is the chance I can, even make it more, carved it in stone that yes, I'm made for it. And एक चीज ये भी थी उसमें कि मतलब सिचुएशन में एक दिमाग में ये भी था कि इस सिचुएशन के अराउंड कैसे वर्क करा जा सकता है, और इस सिचुएशन को अगर एंड्योर करके निकल जाएंगे तो व्हाट लाइज अहेड. तो इस मतलब ये स्ट्रगल नहीं है, मतलब इसमें यू हैव टू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू. इसमें कोई वर्क अराउंड नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है. वही है कि हाँ, आपको अगर आप फोकस करके चलेंगे तो देन इट विल मेक योर जर्नी ओवरऑल इजी. तो और प्लस मैंने हमेशा ये लाइफ में अपने जो अच्छे पार्ट्स हैं उनको मैं हमेशा फोकस करता हूँ, उनको डिस्प्ले भी करता हूँ. आप मेरा पेज देखो, तो ऐसा नहीं कि मुझे वो आसानी से मिल गया. सो इट वाज नॉट इजी कि मेरा कैंसर या मेरी कीमो आराम से हो गई. मैंने आई ऑलवेज प्रेफर कि लाइफ में जो आपकी अच्छी चीजें हैं, जो अच्छे मोमेंट्स हैं, जो भले ही वो एक या दो हैं, आप उन पे फोकस रखोगे तो बाकी की जो चीजें हैं उन पे आप कम ध्यान दोगे. कम ध्यान दोगे तो कम सोचोगे तो कम परेशान रहोगे. ये एक थ्योरी भी है कि आप जिस चीज पे ज्यादा फोकस करते हो वो रिफ्लेक्ट होकर के आने लगता है. तो अब अगर मैं उसी चीज की बात करूं, मेरे को हो गया था, मैं तो बहुत परेशान था, तो फिर वही मिलेगा. यही चीज मैं मर्चेंट नेवी में बोलता हूँ. जब आप बोलते हो ना कि शिप में ये खराब था, वो खराब था, ये टफ था, वो टफ था, तो आपको सिर्फ देखना ही वो चाह रहे हो. तो अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैं उसमें ये चीज ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि क्या अच्छा है, तो चांसेस ऑफ माई ग्रोथ इज मच फास्टर बिकॉज आई एम वेस्टिंग लेस टाइम ऑन थिंग्स विच आर गोइंग टू वेस्ट माई टाइम विज़ थिंग्स विच आर गोइंग टू बी फ्रूटफुल एंड टेक मी फॉरवर्ड. बिकॉज मुझे उस मोमेंट पे जब मैं आया था लास्ट टाइम, तो मुझे वो एक केस याद है. केस नहीं, वो एक कीमो हुआ और उसके बाद घर पे आए हो आप, और उसके बाद फिर आपने 2 दिन के बाद बाइक उठाई और घूमने निकल गए, और फिर वो बाइक खराब हो गई. हाँ, रास्ते में फंस गया. प्लीज शेयर दिस स्टोरी. वो बड़ा मस्त हुआ था. मेरे को बड़ा कीड़ा हो रहा था. और जब मैं पहले दिन अपनी कीमो के लिए गया था तो मैंने डॉक्टर को बोला भी, मैंने कहा गुड़गांव बड़ा दूर पड़ेगा, तो मैं तो बाइक से आ जाया करूंगा, क्योंकि पता नहीं है ना, हमें तो लग रहा है ड्रिप लगेगी, क्या होगा इसमें. वो जब लगती है पहले तो आदमी को अपने पता चलता है. और मैं हमेशा बोलता हूँ व्हाटएवर आई इन्वेस्टेड इन माय हेल्थ, दैट्स हाउ इट कम्स. सो कई लाइफ के आपके इन्वेस्टमेंट ऐसे होंगे जो आप 30-40 साल लगाओगे तब आपको मिलेंगे. ये इन्वेस्टमेंट मैंने 20 साल करा है, और उसका डिविडेंड मेरे को अब मिला है. इतना अच्छा मिला है कि 6 महीने में कीमो खत्म, 45 days आफ्टरवर्ड्स आई वाज बैक इन द ऑफिस. उसके 15 दिन बाद मैं जिम में था, और उसके 1 महीने बाद ना मुझे याद, ना मेरे एमडी को, ना मेरी कंपनी को याद. क्रिकेट फील्ड में ऐसे झगड़े कर रहे हैं और सामने वाले भी मेरे पे ऐसे नाराज हो रहे हैं कि यार ये बॉल तूने ढंग की नहीं डाली. को बोलना पड़ता था कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत बड़ी बात है. तो सब पीछे छूट गया. Nobody remembers and I don't also want them to remember. I don't want, means now I'm over with it. तो means बट वो बाइक वाला इंसिडेंट, तो बाइक में ये हुआ कि वही उसी जोश में था कहीं ना कहीं दिमाग में कि बस ये खत्म हो जाए और बीच में गैप मिल रहा है, इसमें चलो एक बार राइड कर लेते हैं. तो मैंने उस दिन लेके निकला, बाइक तो लेके निकल गया फटाफट. और जून जुलाई की गर्मी और गियर पूरा पे. अब ये था कि भाई क्योंकि हालत खराब है तो ऐसे में गिरा ना जाऊं. चोट मतलब इस समय बहुत सीरियस हो सकती है, बिकॉज उस समय बॉडी का प्लेटलेट काउंट इतना कम था, चोट लगी और इम्यूनिटी भी गड़बड़, इम्यूनिटी 0 है. तो एनी एक्सपोजर टू एक्सटर्नल एलिमेंट, या अगर गिर गया और ब्लीडिंग चालू हो गई तो प्लेटलेट काउंट इतना एनफ नहीं है कि क्लॉट हो, आई विल ब्लीड टू डेथ. तो थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके प्रॉपर, और वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ राइड करो तो डोंट राइड लाइक एन इडियट. ठीक है, पर्सन ऑन अ सुपर बाइक विदाउट एन हेलमेट इज somebody you should immediately delete and block. ऑटो बात अलग है. तो वो हेलमेट डाला, पूरा गियर डाला, जून जुलाई की गर्मी में इतनी भारी जैकेट पूरा वो, और निकल गया. बाइक नहीं चली थी पिछले 7-8 महीने से. तो यहाँ से तो शेल्फ लग गई, वहां से निकल भी गया. समवेयर क्लोज टू सेक्टर 18, क्लोज टू दिस DLF मॉल, मैंने अपनी बाइक 2 मिनट के लिए रोकी क्योंकि मेरा जीपीएस में वहां सिग्नल नहीं आ रहे थे. और वहां सिग्नल इसलिए नहीं आ रहे थे जीपीएस के, बिकॉज उस एरिया में सिग्नल ही नहीं आते हैं. मैंने रोकी, बाइक थोड़ी देर चल रही थी, मैंने कहा गर्म हो रही है, मैंने पावर काट दी. पावर काटने के बाद मेरी बैटरी हो गई डेड. और फिर उसके बाद और मैंने अपने जब तक देखा, अब मजे की बात है उस पोजीशन में जीपीएस सिग्नल नहीं आ रही, तो मैं फोन भी नहीं कर सकता किसी को.
तो अब मैं बाइक लेके खड़ा हुआ हूँ, शेल्फ नहीं लग रही, इतने में 3 लड़के पीछे खड़े हुए थे, थोड़े टाइम से देख रहे थे, एक मौके में थे कि एक विंडो मिले तो जाके बात करें। तो मैंने आके पूछा टिपिकल क्वेश्चन के कितने की है, कितना चलती है, कितनी चला रखी है, कितना दौड़ा लेते हो। तो थोड़ी देर बाद वो चले गए, वो बगल में ही खड़े हुए वहाँ टाइम पास कर रहे थे। फिर वो आ गए, मैंने देखा 10-15 मिनट हो गए, मैं तो कहीं जा नहीं रहा, मेरा फोन भी लग नहीं रहा, तो मैं आगे जाके जहाँ कहीं एक डंडा खड़ा हुआ, आई कॉल्ड अप फॉर हेल्प कि भाई कोई मैकेनिक जो आके जंप स्टार्ट कर दे बाइक को। तो ये सब चल रहा है, इतने में वो फिर वापस आ गए, कहता अरे आप अभी गए नहीं भैया। मैंने बड़ी एम्बेरसिंग, क्योंकि इससे पहले तो शोशा कर दी बाइक की, अरे जापानीज है, ये है 200 पे चली जाती है, 250 चली जाती है। अब कह रहे भैया क्या हो गया, आप गए नहीं अभी तक। मैंने कहा नहीं जी, वो मैं अपने ग्रुप के साथ राइड कर रहा हूँ, वो पीछे छूट गए थे, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। अरे जी ठीक है। वो फिर 10 मिनट बाद 15 मिनट और निकले, उन्होंने कहा अभी भी नहीं गया। फिर वो आके बोलते हैं, कहते हैं कि भैया कोई तकलीफ है क्या। मैंने कहा हाँ जी, मेरी बाइक चल नहीं रही। इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। कहते इतनी महंगी बाइक भी खराब हो जाती है। अब इतना एम्बेरसिंग हो गया, वो पूरा गियर पहन, प्लस वो पसीना इतना, गियर तो पहले करके हेलमेट उतारा, जैकेट उतारी, फिर धीरे धीरे पूरा गियर बाहर। एंड इट वाज सो एम्बेरसिंग, बिकॉज अब हर कोई जाके बोल रहा, कहता लो जी इतनी बड़ी बाइक ले रखी है और इसमें भी बैटरी का प्रॉब्लम हो जाता है, इससे बढ़िया तो हमारा स्कूटर है। बट वही मतलब मैं एक्चुअली ये जो ऑडियंस है ना अपनी, मैं ऑडियंस को ये बताने वाला हूँ कि एक बंदे का जो कैरेक्टर होता है ना, ये छोटे छोटे इंसिडेंट से बिल्डअप होता है कि आपको कैंसर है और आप कीमो करा करके आए हो, आप घर पे बैठे हो, एंड देन यू आर गोइंग फॉर अ राइड, एंड यू नो कि अगर कोई चोट लगेगा तो ये सब हो सकता है, बट स्टिल यू आर गोइंग फॉर अ राइड। मुझे तो अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होगा, आई लाइक मैं बिस्तर पे ही लेटा रहूंगा आराम से कि हाँ ठीक है बाइक पर वो 2 महीने बाद करूंगा, 6 महीने बाद करूंगा। बट मतलब ये मैंने कई लोगों, अभी जैसे मैं डेविड गॉगिंस को पढ़ रहा हूँ, ही इज डूइंग द सेम थिंग्स इन हिज लाइफ, कि वो उसका पैर में चोट लग गई है, फिर उसका ये शिन बोन्स काम नहीं कर रहे हैं, बट ही इज रनिंग फॉर 39 आवर्स एंड सो ऑन। सो मुझे लगता है कि जो लोग एक नेक्स्ट लेवल पे जाने वाले होते हैं ना, वो इस तरीके के काम करते हैं। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन कि यू आर डूइंग द सेम थिंग एट दैट टाइम। नेक्स्ट लेवल पे तो मैं लाइफ में प्रोफेशनली नहीं गया, आई हैव जस्ट डन प्रीटी मच व्हाट everyone in my circle have done, you know, transited to the rank of master, shifted assured, because that was a judgment call, not because it, you know, because I was more deserving. It was just a conscious call that, and there was an opportunity. But yeah, means you see, whatever you will think of achieving, you will eventually get to it, because then you are planning towards it. So when I started my Instagram, मेरा पेज कोई ऐसा नहीं है मिलियन फॉलोवर का है या बहुत बड़ा पेज है, बट प्रेजेंस है पेज की। और सो आई थॉट ऑफ हैविंग अ पेज, कुछ मेरे कंटेंट में कोई बहुत एडिटिंग स्किल्स ऐसी नहीं है, बट ये है कि जब आप चलते हैं किसी डायरेक्शन में तो फिर वो कार्मा अपने आप बन जाता है। आई रैन इनटू सुनील, आई रैन इनटू करण, आई रैन इनटू चेतन, आई रैन इनटू यू। सबसे मेरे पेज को सपोर्ट मिला, मेरा पेज ग्रो करा। अब स्टडी है, स्टेगनेंट है, मैं भी अब उतना टाइम उस पर नहीं डिवोट कर पाता या नहीं करता कॉन्शियसली। बट मेरा तो मैं ये बोलूंगा, आई वॉज अ वेरी बिलो एवरेज स्टूडेंट, I'm an average professional, but I see that I try to make up for whatever I lack. स्टूडेंट लाइफ का इससे ज्यादा कुछ लेना देना है, क्योंकि लाइक बिलो एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो लाइफ में बहुत हाँ, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब मेरा मानना है जो आप see, aptitude is God gifted, attitude is made by you. So if aptitude में 1-2% इधर उधर है, आप अपने attitude से correct कर सकते हैं. So if you are not that smart enough that I will finish this work in half an hour, I'll put that extra half an hour and I'll do it in 1 hour. मेरा वो philosophy रहा है। मैं I am not the fastest in the group, but I will make sure that I am the most flexible and I am the most devoted and consistent. Consistency बहुत मैटर करती है। मल्टीटास्कर। मैंने उसमें देखा था, ये क्या होता है, नॉटिका, मैंने आपका डांस देखा था उसमें, वो नेक्स्ट लेवल डांस था। मैंने उसमें आपके फिजिकल एक्टिविटीज देखे थे, व्हेन यू एंड सुनील वर डूइंग दैट जंपिंग पुशअप्स एंड ऑल, दैट वाज ऑसम। एंड इसके इतना सब कुछ होने के बाद विद इन 30 days यू आर बैक टू जिम, एंड आफ्टर दैट यू आर इन द क्रिकेट एंड यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स। सो लाइक ये बहुत सारी चीजें हैं जो लोगों को दिख नहीं रही हैं, बट ये है, ये एग्जिस्ट कर रही है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल पीपल। तो लोगों को हमेशा सोचना चाहिए, यू नो, आई हैव बीन क्रिटिसाइज्ड क्वाइट अ लॉट ऑन सोशल मीडिया कि यू नो बाइक दिखा दी, गाड़ी दिखा दी, पर मैंने आपको बोला ना, हर किसी को वो दिखेगा जो वो देखना चाहता है। एग्जैक्टली। तो देखने वाले ने जब क्रिटिसाइज करा तो उसने वो मेरी 5 रील पकड़ी, पर जो 200 लाइव बनाए हुए हैं, 200 लाइव मतलब टिपिकल उस समय का मेरा लाइव 1.5 से 2 घंटे का एवरेज है, तो 400 घंटे का जो फ्री एजुकेशनल कंटेंट है, नॉट ट्रेनिंग कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट है, वो आपको नहीं दिखा। तो आप जैसा जग वैसा, आपको वही दिखेगा सामने वाले में जो आप देखना चाहते हैं। मेरी लाइफ इतनी एवरेज रही है कि
कुछ भी उसमें अगर मेरे को अबव एवरेज मिल जाता है तो मैं बहुत खुश होता हूँ। तो इसलिए ये सब एलिमेंट्स मैंने डाले कि ठीक है, थोड़ा डांस सीख लिया, एक एवरेज स्टूडेंट था, एक एवरेज परफॉर्मर रहा मैं अपनी लाइफ में, अभी भी मैं अपने आप को यू आर अ गुड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानता हूँ। डांसर। हाँ, तो मैंने ये सब एलिमेंट्स तो मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपको एज अ कैंडिडेट, एज अ स्टूडेंट, एज एन इंडिविजुअल कभी भी लगे मैं बहुत एवरेज हूँ, ट्राई एंड सी कि आप ऐसा क्या एलिमेंट डाल सकते हो जिससे वो एवरेज में थोड़ा कुछ एक चीज कुछ एलिमेंट्स आ जाएं। और आजकल की लाइफ पहले जैसी नहीं है। आजकल स्पोर्ट्स का, ये इन तरीके की एक्टिविटीज का, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आने का, एक ये बैलेंस करती है आपकी पर्सनैलिटी। तो ऐसी कोई ना कोई एक्टिविटी आप हमेशा अपने पास रखें। इंस्टाग्राम इसलिए चालू करा कि यार मैंने कहा लाइफ में कुछ डिफरेंट नहीं है, वेरी वेरी एवरेज, तो चलो एक इंस्टाग्राम पे ट्राई कर लेते हैं। चल गया तो मतलब, पर चल गया क्यों चल गया? बिकॉज जब आप एक चीज को प्लान करते हैं तो आप एक्टिवली उसकी तरफ मूव भी करना चालू करते हैं। अब जैसे शोर में आना था, तो जब आना था तो फिर उसके लिए सोचना चालू करा, समझना चालू करा, अप्लाई कर। तो अगर आप सोचेंगे ही नहीं और अगर आप उसके लिए कमिटेड ही नहीं है, तो आपको वो चीज हमेशा खराब लगेगी और आप उसके लिए हमेशा एक वर्कआउट, मतलब एक वर्क अराउंड, you know, your बहानेबाजी करेंगे। emotional quotient is very good, हाँ, very and you are a man of planning and road maps. हाँ, कोई भी काम बिना प्लान और रोड मैप के नहीं करते हो। जितना भी कर, लाइक अगर शोर जॉब करना है, शोर जॉब नहीं करना है, शिप पे जाना है, नहीं जाना है, यहाँ रहना है, बहुत meticulously. My life is about yes and no. Anything in between is grey and I avoid grey. मेरे लाइफ में ग्रे नहीं है, या तो हाँ या ना है। As a master, agree or strongly disagree. As a master, I have always remained cleared of uncharted masters, like most of us will. And life also, I'm very clear, very well planned, structured. मतलब I want a full road map कि अगर मैं ये करूँगा तो मैं कहाँ हूँ, और उसके लिए मैं बहुत डिटेल में प्लान करता हूँ। मेरे आसपास की चीजें बहुत ऑर्गेनाइज हैं, मैं क्लटर में नहीं रह सकता, मेरी डेस्क क्लटर नहीं रह सकती, मेरी लाइफ में कुछ क्लटर नहीं रह सकता, एंड दैट इज रिक्वायर्ड। एंड लाइक आई सेड, जब आप कुछ चीज को प्लान करते हो तो आप अपने आप उस तरफ की चीजें, अगर मान लीजिए जैसे आपने कोचिंग चालू करनी थी, तो आपने उसके लिए आसपास का इकोसिस्टम अपने आप बांधा। फिर आप बोलोगे, जब हम बोलते हैं ना कि यार उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी, तो किस्मत अच्छी नहीं थी, वो एक्टिवली इतनी जगह प्रेजेंट है कि कहीं ना कहीं वो संयोग हो ही जाएगा। Exactly. वेयर यू वुड रन इनटू अ राइट पर्सन। सो व्हेन आई डिसाइडेड कि भाई कमांड चाहिए, नहीं मिल पा रहा, रिपोर्ट भी अच्छी है, तो उसके लिए एक्टिवली ट्राई कर रहा हूँ। कभी कंपनी को कॉल कर रहा हूँ, कभी मैनेजिंग को कॉल कर रहा हूँ, कभी टेक्निकल डायरेक्टर को कॉल कर रहा हूँ। वन और डे जिसे बोलते हैं, मैं लकी हो गया। He picked up the call, he wanted a master, उसने बोला ठीक है, we will promote you, we want somebody, but are you willing to join? तो 15 दिन में ज्वाइन कर लिया। मेरी लाइफ की ट्रेजेक्टरी रही है, मैंने 6 महीने से पहले कभी शिफ्ट ज्वाइन नहीं करा, मिनिमम। और for that exceptional moment of my life, the life gave me an exceptional choice. That's great. That do you want this? Do you really want this? चाहिए ना? You all throughout your life you said that I will do anything अगर मुझे कमांड मिलेगा, तो okay, do it. 15 दिन में करो ज्वाइन। तारीख गवा रही है, मेरी फैमिली गवा रही है, 15 दिन में तो मतलब मेरी आंख नहीं खुलती थी उतरने के बाद। इट वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई जॉइंड विद इन 15 डेज। अगेन ये कोई बहुत बड़ा स्ट्रगल नहीं है, लेकिन मेरे माइंडसेट के लिए ये बात मानना, स्ट्रगल नहीं है, लेकिन ये वो चीज है जो जनरली हम लोग नोटिस ही नहीं करते लाइफ में। इट ऑलवेज कम्स एट अ प्राइस, बट द थिंग इज यू आर नॉट विलिंग टू पे दैट प्राइस, एंड यू ऑलवेज वांट थिंग्स टू फॉल योर वे। अब जैसे मैंने, व्हेन माय डॉटर वाज बोर्न, आई सेड कुछ भी हो जाए मेरे को उसके साथ टाइम मिल जाए। भगवान ने बोला देयर इज अ कॉस्ट टू इट, the cost was cancer, but I got 7 months, so that was also one reason I was happy that come what may, I would have never got 7 months so unconditional without anything. So it's a very small price I paid. ये 7 महीने जितने पीस, मतलब जिस तरीके के मेरे को मिल गए, ये 7 महीने शायद मेरे को लाइफ में कभी नहीं मिलेंगे। इतना लंबा ब्रेक तो नहीं मिलेगा। So even cancer came with a price and with a good outcome. I got 7 months, I completely cured myself. इससे बड़ी विनिंग क्या हो सकती है आपके लिए कि आपको 7 महीने फैमिली के साथ मिल गए। शायद ये भी एक तरीका है देखने का लाइफ को। मुझे लगता है ये भी एक तरीका है देखने का लाइफ को कि आप अपनी डॉटर के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हो और ये सारी चीजें क्योर भी होती जा रही है, एंड you get what you manifest. मैंने भगवान को उस दिन बोला था, come what may, I'm going to give more time to my family, because ऑफिस में मेरा एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था कि I wanted more time here. They were only willing to give me a certain amount of time, and of course means जो टाइम वो भी दे रहे थे वो कम नहीं था, 1 महीने का था। I wanted 2 months, so I was telling them can I work from home or travel or whatever. So उस दिन जो मैंने बोला, भगवान ने सुना, और उसने बोला कि अगर तू कमिटमेंट का पक्का है, if you really said that कुछ भी हो जाए मेरे को आप बस टाइम एक्स्ट्रा दे दो, तो भगवान ने बोला then prove your words, walk the talk, and you have proved. ऑप्शन भी नहीं था पर मिल गया। तो लाइफ में अगर आप कुछ भी मांगोगे वो मिल जाएगा, लेकिन आप उसके लिए वो जो प्राइस है आप उससे को आपको वो पे करना पड़ेगा। You believe in manifestations? Everybody manifests and everybody executes. After a while when the execution starts to deliver,
you starts to realize that this is no outcome by chance. It is an outcome by a plan and by certain amount of execution and certain amount of efforts. Always you are coaching because you wanted to coach. So you came to Delhi, you have an ecosystem, that's why you're sitting here, right? There's no manifestation. Means there's no chance, there's no luck by chance. आपने फ्राइडे को बोला, फिर बोला सैटरडे कर लेते हैं. देयर इज नो चांस. इट इज ऑल प्लानिंग. आपने पहले से प्लान करके रखा था कि ठीक है, अगर विंडो पीरियड रहेगा तो तरुण को पकड़ेंगे, अगर नहीं आएगा तो फिर देयर आर ऑलवेज प्लान्स. सो अगर मैं यही कैडेट्स को भी बोलता हूँ कि देयर इज नो लक कि मेरे को अच्छा चीफ ऑफिसर मिल गया, अच्छा सेकंड इंजीनियर मिल गया. हो सकता है कि आपने प्रिपेयर इतना अच्छा करा हुआ हो कि वो चीज, जब मेरा एक वो पढ़ने वाले स्टूडेंट नहीं होते, बोलते हमेशा पेपर अच्छा गया. क्योंकि उनके लिए पेपर मैटर ही नहीं करता. वो जनरली पेपर को एनालाइज करते हैं कि पेपर करने में कितना मजा आया, कि यार आज का पेपर सॉल्व करने में. जब आप उस कंडीशन में होते हैं तो आपको आसपास की चीजें मैटर नहीं करती. एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्वेश्चन पेपर है. और ये सारी चीजें आती उसी से कि आपने उसके लिए प्रिपरेशन कितनी करी. आपका एक क्वेश्चन पेपर है, आप एक क्वेश्चन पेपर का एक एग्जांपल ले लीजिए. 30 बच्चे उसको देंगे, कोई कहेगा बहुत खराब था, इतना टफ बना दिया, कोई कह रहा होगा बहुत अच्छा था. हाउ इज इट पॉसिबल? सेम क्वेश्चन पेपर, और क्वेश्चन पेपर बायस नहीं है, देयर इज नो ह्यूमन एलिमेंट टू इट. सो रिमेंबर, जब आपको भी लगता है कि ये इंसान मेरे लिए अच्छा नहीं है या ये रैंक मेरे लिए अच्छी नहीं है, please ask yourself this honest question that how well have I prepared for this situation? Did I actually give my 100%? जब मैं थर्ड मिनट में फर्स्ट टाइम ज्वाइन करने गया, did I actually prepare myself? Did I actually groom myself for that day? Am I actively investing in my professional growth? Am I actually reading? Am I actually learning anything new which makes me different? When I say कि आज promotion slow हो गया, इंडस्ट्री में promotion नहीं है, have I really been an exceptional third mate where I can benchmark myself that I am the standard, I am the new standard? ऐसे एक्सक्यूज मेरे टाइम पे भी बहुत चलते थे कि मैं I took command in TK. So when I joined TK after leaving Gearbulk, my friends told me you can say goodbye to your promotion. You are leaving a company to get promoted early and you are joining a company like TK जहाँ तो promotion नहीं मिलते 5-5 साल तक. मुझे मिला दो कॉन्ट्रैक्ट में मिला. दो कॉन्ट्रैक्ट में मेरी CDC देख लीजिए. मेरा चीफ मेट ऐसा था, मेरा थर्ड मेट ऐसा था, मेरा बोसन ऐसा था. क्योंकि आपने अपनी गलती देखनी नहीं, आपने कभी उसके लिए रिस्पॉन्ड नहीं करना. अगर आपको सपोज करो मैं इंटरव्यू पैनल में डाल दूं और मैं बोलूं कि आपको एक कैडेट सेलेक्ट करना है, आप क्या 3 चीजें क्या देखोगे उस बंदे में कि क्या होना चाहिए कि मैं इसको सेलेक्ट करूं अपनी कंपनी?